उसकी इद्दत कब खत्म होगी? जिहान ने बेहद संजीदगी से पूछा। अरजान ने चारों ओर नजर घुमाई और धीमी आवाज में बोला, कुछ ही दिनों में, लेकिन काम बेहद सीक्रेट तरीके से होना चाहिए, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ये कहते हुए अरबाज की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। जिहान ने सामने रखा चेक उठाया, उसे उंगलियों के बीच घुमाया और इत्मीनान से बोला, हो जाएगा। अरबाज ने हिदायत दी कि अगले हफ्ते ठीक 12 बजे तक मेरे घर पहुंच जाना। जिहान ने हामी भरी, ठीक है सेठ, आ जाऊंगा। अगले ही दिन जिहान ने चेक कैश कराया और उसी खुशी में अपने दोस्त रिहान को एक बड़े होटल में खाने की दावत दे डाली। रिहान सामने बैठा सजी धजी मेज को हैरानी से देख रहा था, जबकि जिहान बेपरवाह होकर खाने में मशगूल था। रेहान ने चुटकी ली, क्या बात है, लगता है इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है। जिहान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत बड़ा हाथ मारा है, समझ लो मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा है, अब तो मेरा सोना ही सोना है। रेहान ने हैरानी से पूछा, ऐसा कौन सा काम मिल गया जो तुम्हें इतना यकीन है? जिहान ने टालते हुए कहा, तू नहीं समझेगा, बस मुझे सोना ही तो है। सोने का मुझे सोना मिल जाएगा। उसकी टेढ़ी मेढ़ी बातें रेहान के सिर के ऊपर से निकल गई। उसने कंधे उचकाकर कहा, ऐसे काम तुम ही जानते हो। जिहान हंसते हुए बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ, आम खाओ पेड़ मत गिनो। एक हफ्ते बाद जिहान अरबाज के घर पहुंचा। घर में अजीब सी खामोशी पसरी थी, मानो हर दीवार पर सन्नाटा टंगा हो। अरबाज उसे ड्राइंग रूम में ले गया, जहां एक मौलवी साहब और कुछ मर्द पहले से मौजूद थे। अरबाज ने धीमे से कहा, बाकी के पैसे तुम्हें सुबह सुबह मिल जाएंगे। जिहान ने बेफिक्री से जवाब दिया, कोई बात नहीं सेठ। वह जाकर मौलवी साहब के पास बैठ गया। कुछ ही देर में अरबाज एक कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में निगाहनामा था और मौलाना साहब भी उसके साथ थे। वहीं जिहान का निगाह कराया गया। थोड़ी थोड़ी देर में लोग उठते गए। अरबाज ने एक एक को पैसे दिए और सख्त लहजे में यही कहा कि ये बात किसी के कानों तक नहीं पहुंचे। सबके चले जाने के बाद अरबाज सिर पकड़कर बैठ गया। रात के 1 बज रहे थे। जिहान जमाई लेता हुआ बोला, अब बताओ क्या करना है, कमरे में जाऊं या फिर? यह सुनते ही अरबाज ने उसे गुस्से से घूरा। अचानक किसी जज्बे के उफान में उसकी आंखें लाल हो गई। जिहान घबरा गया और नजरें चुरा ली। अरबाज बोला, अपनी बीवी के कमरे में किसी और को भेजना आसान नहीं होता। इस वक्त मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं तुम्हें अंदाजा नहीं। उसकी बात सुनकर जिहान के होठों पर मन ही मन एक मुस्कान उभर आई। उसे नींद कहाँ आ रही थी, वो तो बस कमरे में जाने की जल्दी में था, ये देखने को बेताब कि उस अमीरजादे की बीवी आखिर दिखती कैसी है। यकीनन खूबसूरत ही होगी। ऐसे अमीर लोग साधारण सूरत वाली लड़कियों से शादी थोड़ी करते हैं। उसके दिल में हलचल बढ़ती जा रही थी, जज्बात हावी होते जा रहे थे, मगर अरबाज अब भी चुप बैठा था। बेचारा आज की रात बाहर बैठकर दुख मनाएगा और सारी रात यही सोचता रहेगा कि आज की रात मैं उसकी बीवी के साथ क्या क्या करूंगा। इन गुदगुदी भरी ख्यालों ने जिहान को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह इंतजार कर रहा था कि कब अरबाज हिम्मत जुटाकर कहे, वह रहा मेरी बीवी का कमरा। लेकिन अरबाज अब भी सिर पकड़कर बैठा था। तंज कसते हुए जिहान बोला, सेठ अगर आपने अभी तक फैसला नहीं लिया तो मैं यहीं सोफे पर सो जाऊं, कसम से बहुत जोरों की नींद आ रही है। अरबाज ने उसे फिर गुस्से से देखा और धीमे संधे हुए स्वर में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कमरे में देरी से इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बीवी को एक बार से ज्यादा इस्तेमाल करो। मैं भी यही बैठा रहूंगा और तुम भी। तुम ठीक 4 बजे कमरे में जाओगे और 5 बजे तक बाहर आ जाओगे। बाहर आते ही उसे तलाक दे देना। यह सुनकर जिहान ने उकताकर कहा, सेठ मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, मुझे पहले ही बहुत नींद आ रही है और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं। अगर एक बार सो गया तो आपकी ये रात खराब हो जाएगी। अरबाज ने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, कमरे से जल्दी बाहर आना और मेरी बीवी को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिहान के चेहरे पर शातिर मुस्कान फैल गई। वह बोला, सेठ अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बीवी को छूऊंगा भी नहीं। अरबाज ने नाराजगी से कहा, ज्यादा बकवास मत करो, जो कहा है वही करो। जिहान ने गहरी सांस ली, उठा और कमरे के अंदर चला गया। उसने दरवाजा पैर से बंद कर दिया। बिस्तर पर एक नाजुक सा वजूद सिसक सिसक कर रो रहा था।
उस लड़की ने ना तो कोई फैंसी ड्रेस पहनी थी, ना गहने, ना मेकअप किया था। जिहान की एक दिन की दुल्हन हर तरह की सजावट से दूर बिल्कुल सादे कपड़ों में थी और घूंघट में चेहरा छुपाए सिसकियों और हिचकियों के साथ रोए जा रही थी। जिहान बेपरवाही से चलता हुआ उसके सामने बैठा ही था कि वह चौंक कर पीछे हट गई। लड़की के दूध जैसे सफेद हाथ देखकर जिहान की बेचैनी बढ़ती चली गई। वह थोड़ा सा खिसककर लड़की के और करीब आया। उसकी हर हरकत में बेकरारी साफ झलक रही थी। उसके पास आता देख वह घबरा गई और पीछे सरक गई, मानो दीवार में समा जाना चाहती हो। जिहान ने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए बोला, देखो लड़की, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपके पहले शोहर ने हमें बस 1 घंटे का वक्त दिया है। अगर हम पूरा घंटा इसी में निकाल देंगे कि मैं पास आऊं और आप दूर भागें, तो हलाल कैसे होगा? उसने बनावटी नरमी के साथ कहा, जाने मन, मैंने आपसे शादी की है, मैं सिर्फ आपका 1 रात का शोहर हूँ। मुझे सही जवाब दीजिए। यूं दूर भागोगी तो मुझे थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ सकती है, जबकि बाहर बैठे आपके शोहर ने मुझसे साफ कहा है कि मैं आपको ज्यादा सख्ती से ना छूऊं। घूंघट में बैठी उस खूबसूरत लड़की का दिल चाहा कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाए और वह यहाँ से भाग निकले, इतनी दूर कि कोई उसे ढूंढ भी ना सके। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, गलती आदमी करे और हलाले के नाम पर रात भर की तकलीफें औरतें क्यों सहे। उसी अंधेड़ बुन में वह डूबी ही थी कि जिहान ने अचानक उसका घूंघट उठा दिया। जैसे ही उसने लड़की का चेहरा देखा, वह पलक चिपकाना ही भूल गया। रोने की वजह से उसकी आंखें और नाक हल्की गुलाबी हो गई थी और उसके होठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे लग रहे थे। इतनी खूबसूरती देखकर जिहान को कुछ पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वाकई ही इतनी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में हो सकती है? अरबाज बाहर सिर पकड़े बैठा था तो वह बिल्कुल सही कर रहा था। अब जिहान को उसकी तकलीफ की वजह समझ आने लगी थी। उसे अब एहसास हुआ कि अरबाज क्यों कह रहा था कि कमरे में देर से जाना और उसकी बीवी के साथ बस एक ही बार रिश्ता बनाना। जिहान ने दिल ही दिल में सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की को कौन बेवकूफ तलाक दे सकता है। वह बोल पड़ा, मैं अगर तुम्हारे शोहर की जगह होता तो मरकर भी तुम्हें तलाक नहीं देता। अजीब ना समझ इंसान है। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ तो हर रात जश्न मनाने का दिल करता है, उसे छोड़ा नहीं जाता। वैसे बुरा मत मानना, पर तुम्हारा शोहर 1 नंबर का बेवकूफ इंसान है। उसकी बातें सुनकर जिया और ज्यादा घबरा गई। जिहान की आंखों में झलकती दीवानगी ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही जिहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिया ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिहान ने उसकी कलाई और मजबूती से जकड़ ली थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा हाथ छोड़ो। जिहान ने बेहिचक कहा, हाथ है या कोई रेशमी रुमाल, तुम जैसी लड़की को छोड़ने का दिल किस पागल का करेगा। ये कहते हुए उसने जिया को झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधे उसके बेहद करीब आ गई थी, मगर अगले ही पल खुद को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। जिहान ने बेहद धीरे से अपनी उंगली जिया के चेहरे पर आई बालों की लट को पीछे किया, मानो उस नाजुक पल को तोड़ना नहीं चाहता हो। उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए वह भराई आवाज में कहने लगा, तुम्हें तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं है। तुम खुदा की बनाई हुई बेहतरीन मास्टरपीस हो और इसी वजह से आज तुम्हारे पास रहकर भी तुमसे दूर रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। जिया के चेहरे पर छाई घबराहट, उसकी कांपती पलकों और थरथराते होठों को देखकर जिहान और ज्यादा बेकाबू हो गया था। उसका दिल मानो एक बार में भरने को तैयार ही नहीं था। वह जिया के कान के करीब झुककर नशीले और धीमे लहजे में फुसफुसाने लगा, तुम्हें देखकर मेरी नींद तो उड़ ही चुकी है और तुम्हारी नींद भी मैं आज उड़ाकर रख दूंगा। जिया डर और हिचक के साथ पीछे हटती हुई बोली, दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाओ। और किसी तरह उसने अपने हाथ उससे छुड़वा लिया। उसकी इस कोशिश पर जिहान हल्की सी हंसी हंस पड़ा और बोला, अरे ऐसे कैसे हाथ ना लगाऊं, मैं तो तुम्हें देखकर पागल हो रहा हूं। ये रात मुझे बहुत छोटी लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारे नखरे बिल्कुल नहीं झेलूंगा। उसकी बातें और उसके इरादे समझकर जिया की आंखों में आंसू बहने लगे। वह रोती हुई कुछ कहना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ,
लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जिहान ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, और कमरे में जल रहा एकमात्र लैंप बुझा दिया था। फिर वह पूरी तरह से जिया पर हावी होने लगा। वह बेहद डरी हुई थी, कांप रही थी और लगातार रो भी रही थी। अपने कांपते हाथों को उसने जिहान के सीने पर रखकर उससे दूरी बनाए रखने की नाकाम कोशिश की, मगर जिहान उस पल में इतना खो चुका था कि उसे कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे जिया के और करीब आता गया और अपने होठों से उसके चेहरे को छूने लगा। जिया के बहते आंसुओं की गर्मी महसूस होते ही वह एक पल के लिए ठिठक गया, जैसे किसी उलझन में पड़ गया हो। लेकिन अगले ही पल बेपरवाही दिखाते हुए कभी वह उसके नाजुक होठों पर अपने होठ रखता, तो कभी उसके गालों से बहते आंसुओं को अपने होठों से साफ करता चला गया। उसने उस परी सी लड़की को अपने आगोश में भर लिया। उसके हाथों पर अपने हाथ जमाकर वह उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह किसी लड़की के इतना करीब था, इसलिए वह इसे हवस नहीं बल्कि अपने हिसाब से प्यार समझकर कर रहा था। अपने बगल में लेटी जिया के दिल की धड़कनें उसे किसी मधुर मगर बेचैन कर देने वाली धुन की तरह सुनाई दे रही थी। हर धड़कन के साथ जिहान के भीतर एक अजीब सी हलचल उठती जा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसकी ख्वाहिशें और बेचैनी दोनों बढ़ती जा रही थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींची जा रही हो। जिया के पास उसकी सांसों की गर्मी, उसकी मौजूदगी का एहसास, सब कुछ उसे और भी बेचैन कर रहा था। जिया ने बड़ी मुश्किल से यह सब सह लिया था। उसके लिए हर पल भारी होता जा रहा था। फिर उसने खुद को समेटते हुए बेड की चादर अपने चारों ओर कसकर लपेट ली, मानो उसी कपड़े की ओट में खुद को दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। लेकिन जिहान की दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके दिल में उठती बेचैनी और बढ़ती जा रही थी, जैसे हर पल उसे और ज्यादा करीब लाने के लिए उकसा रहा हो। जब जिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठना चाहा, तो जिहान ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी और अगले ही पल वह जिया को अपनी ओर खींचकर खुद पर गिरा चुका था। वह धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, इतनी जल्दी क्यों है जान? अभी तो मेरा दिल भरा ही नहीं, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है और तुम भागने की सोच रही हो। उसकी आवाज में अजीब सा नशा घुला हुआ था, जो जिया के डर को और बढ़ा रहा था। जिया ने थकी हारी कांपती आवाज में कहा, बस प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जिहान ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, उल्टा मुस्कुराते हुए बोला, अभी से थक गई? अभी तो आधी रात बाकी है। मैं पूरी रात तुम्हारी मोहब्बत में डूबा रहना चाहता हूँ। क्या पता फिर कभी यह मौका मिले या ना मिले। ये कहते हुए उसने जिया को फिर से अपने करीब कर लिया। सुबह तक ना तो वह खुद सो पाया, ना ही उसने जिया को चैन से सोने दिया। रात जैसे तैसे कट गई और जब कमरे में सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी, तो जिहान की नजर जिया के गर्दन पर पड़े लाल निशानों पर जा टिकी। उन्हें देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारा शोहर ये सब देखकर तो आग बबूला हो जाएगा। मुझसे कह रहा था कि मेरी बीवी को ज्यादा परेशान मत करना। कैसा आदमी है, इतनी खूबसूरत और नाजुक सी बीवी को तलाक देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हलाला मुझसे करवाना पड़ा तो मैं उसका क्या हाल करूंगा। उसकी बातें सुनकर जिया गुस्से से जल भुनकर रह गई। बिना कुछ कहे वह उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। उधर जिहान की आंखों में अब नींद भरने लगी थी, मगर वह जानता था कि अब अरबाज किसी भी पल दरवाजा खटखटाएगा और तलाक मांगेगा। वह बिस्तर से उठा, अपनी शर्ट पहनी और बटन बंद करते हुए अचानक हैरत से ठिठक गया। जिस चादर पर उसकी नजर पड़ी उसे देखकर उसका दिमाग चकरा गया। उसके जहन में कई सवाल एक साथ उमड़ पड़े, मगर उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। हालात समझते ही वह घबरा गया, इसलिए बिना देर किए वह खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर निकला, दीवार फांदकर घर से फरार हो गया। उसने जो कुछ देखा था उसके बाद तलाक देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जिया जब नहाकर वापस कमरे में आई तो कमरा पूरी तरह खाली था। उसे लगा कि जिहान चला गया होगा। पूरी रात उसने तकलीफ में गुजारी थी। अब उसका पूरा वजूद थका थका सा लग रहा था, सिर में तेज दर्द था। वह बिस्तर पर लेटी और आंखें मूंद ली।
वह अभी गहरी नींद में गई ही नहीं थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जिया हैरान रह गई क्योंकि कमरा अंदर से बंद था। अगर जिहान बाहर गया था तो दरवाजा बंद कैसे हो सकता है। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। सामने अरबाज खड़ा था। जिया को देखते ही उसने नजरें झुका ली। उस आदमी की नजदीकी के निशान अपनी एक्स बीवी के चेहरे और गर्दन पर देखकर उसकी मुट्ठियां भींच गई। भारी आवाज में उसने पूछा, वो कहाँ है? जिया ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहाकर आई तो वो यहाँ नहीं था। ये सुनकर अरबाज ने पहले जिया को देखा, फिर उसकी नजर कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी। मतलब वो भाग गया, पर क्यों? ये सोचकर अरबाज और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसने घबराकर पूछा, उसने तुम्हें तलाक तो दे दिया होगा ना? अरबाज के दिल में डर समा गया था। नहीं। ये सुनते ही अरबाज के अंदर जैसे आग लग गई। वह गुस्से से बौखला उठा। वह पैसे भी ले गया, मेरी बीवी के साथ रात भी गुजार गया और तलाक भी नहीं दिया। वह ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए अरबाज गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। जिया खुद में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी, इसलिए वह बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी और पूरा वजूद दर्द से करा रहा था। रोते रोते ना जाने कब उसे गहरी नींद आ गई। उधर जिहान अपने घर पहुंचकर सिर पकड़कर बैठ गया था। उसने पहली बार किसी इतने बड़े काम के लिए हाँ कही थी, वरना अब तक वह छोटी मोटी चोरी करके ही अपना पेट भर लिया करता था। जिहान एक अनाथ लड़का था। 15 साल की उम्र तक उसके चाचा ने उसे अपने घर में रखा, लेकिन बाद में ये कहकर निकाल दिया कि वे अब उसे और नहीं संभाल सकते। इसके बाद उसने कई रातें फुटपाथ पर रोते रोते और भूखा सोते हुए गुजारी थी। जब भूख ने हद से ज्यादा परेशान करना शुरू किया और ना किसी ने खाने को दिया, ना ही कोई काम मिला, तब मजबूरी में जिहान ने चोरी करना शुरू कर दिया। समय के साथ वह कभी मोबाइल चुरा लेता और उसे बेचकर अपना गुजारा कर लेता। इसी तरह चोर और आवारा लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। जिहान सूरत का एक खूबसूरत लड़का था और वह कुछ लड़कों के साथ एक छोटे से घर में रहता था, जहां का किराया बहुत कम था। उस घर में ज्यादातर ऐसे नौजवान रहते थे जो गांव और कस्बों से शहर कमाने आए थे। कोई नौकरी करता था तो कोई जिहान की तरह चोरी चकारी करके अपना गुजारा करता था। वे एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे और मिलजुल कर खाना भी बना लिया करते थे। जिहान की शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, इसलिए उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि अगर वह लड़कियों से प्यार का झूठा ड्रामा करने लगे तो अमीर लड़कियां उसे पैसे और महंगे तोहफे देने लगेंगी, यहाँ तक कि मोबाइल रिचार्ज तक करवा देंगी। ये सुनकर जिहान ने यही रास्ता अपना लिया। उसके पास एक छोटा सा नोकिया मोबाइल था और वह देर रात तक लड़कियों से बातें करने लगा। अगर कोई अमीर लड़की फंस जाती तो उसकी किस्मत खुल जाती। वह उसके अकाउंट में पैसे भेज देती और मीठी मीठी बातों में उसकी दीवानी हो जाती। एक आधी मुलाकात के बाद ही कई लड़कियां उस पर भरोसा करने लगती थी। वह अच्छे कपड़े पहनकर जाता और खुद को किसी अमीर घराने से जुड़ा हुआ दिखाता। लड़कियों का हाथ पकड़ना, पास बैठना, यहाँ तक कि माथे पर किस कर देना, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इससे आगे वह कभी नहीं बढ़ा। उसे डर लगता था कि कहीं लड़की थप्पड़ ना मार दे, और सच ये भी था कि उसका इरादा कभी गलत नहीं रहा। इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ रही थी। तभी उसके एक दोस्त ने बताया कि वह एक ऑफिस में काम करता है, जहां का बॉस कहता है कि उसे एक मजबूत नौजवान चाहिए, लेकिन उतना ही शरीफ और पैसों का जरूरतमंद भी होना चाहिए। ये सुनकर जिहान बोला, ऐसा करो, तुम मेरी तस्वीर उसे दिखा दो, शायद मेरी कोई नौकरी लग जाए, क्योंकि अब इन छोटे मोटे कामों से गुजारा नहीं होता। उसका दोस्त जिहान की तस्वीर लेकर अरबाज के पास गया। तस्वीर देखते ही अरबाज ने कहा कि वह इस लड़के से मिलना चाहता है। जिहान और अरबाज की पहली मुलाकात अरबाज के ऑफिस में ही हुई। वहीं जिहान को बताया गया कि अरबाज से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अनजाने में अपनी बीवी को तलाक दे दिया है और अब वह हलाला करना चाहता है। अरबाज ने साफ शब्दों में कहा था कि उसे ऐसे नौजवान चाहिए जिसने पहले कभी ऐसा कोई काम ना किया हो, जो पूरी तरह शरीफ हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। मकसद बस इतना था कि वह एक रात निगाह करे और सुबह होते ही जिया को तलाक दे दे, ताकि वह उसके साथ ज्यादा समय ना बिताए।
ये सब सुनकर जिहान पहले तो गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। लेकिन जब उसने रकम के बारे में सुना तो उसके कदम डगमगाने लगे। पूरे 5 लाख रुपए, ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। ऊपर से अरबाज ने यह भी कहा कि तलाक देने के बाद वह उसे 2-3 लाख रुपए और दे देगा। लालच और मजबूरी के बीच फंसे जिहान ने किसी दोस्त से सलाह तक नहीं ली और जल्दबाजी में हाँ कर दी। मगर जिया को देखने के बाद वह जज्बातों के हाथों बह गया। उसने लड़कियों से अफेयर तो कई किए थे, लेकिन निगाह के 2 बोल उसने पहली बार बोले थे। ये भी पहली बार था कि जब वह किसी लड़की के इतना करीब आया था। उसके जज्बात उसे अपने रो में बहा ले गए और उसे पता ही नहीं चला कि कब पूरी रात वह जिया पर अपना प्यार लुटाता रहा। मगर जो कुछ उसकी आंखों ने देखा वह उसे बेचैन करने के लिए काफी था, क्योंकि जिया अब तक कुंवारी थी और जिहान ही पहला शख्स था जो उसके इतना करीब आया था। बिस्तर पर बिछी चादर देखकर जो सच उसके सामने खुला, उससे वह हैरान रह गया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि इतनी खूबसूरत बीवी से अरबाज आज तक दूर क्यों रहा, वह उससे दूर कैसे रह सका, जबकि वह खुद एक रात भी ना रुक पाया। उस एक रात में जिया से जो रिश्ता उसके दिल में बन गया था, उसकी ख्वाहिश अब और बढ़ने लगी थी और वह लगातार बेचैन रहने लगा था। उसे चैन नहीं मिल रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि अगर उसने तलाक दे दिया तो अरबाज जिया से दोबारा शादी करेगा और उसके करीब जाएगा। यही ख्याल उसकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जिहान नींद में हड़बड़ाकर उठ बैठा था। उसे लगा जैसे अरबाज जिया के करीब है। इतनी बेचैनी उसने अपने दिल में कभी महसूस नहीं की थी जितनी अब कर रहा था। दूसरी तरफ अरबाज पागलों की तरह जिहान को ढूंढ रहा था। वह अपने हर एम्प्लॉय से बार बार पूछ रहा था कि वह लड़का आखिर है कहाँ, लेकिन जिहान दोबारा अपने पुराने घर लौटा ही नहीं था। अरबाज ने उसका पुराना ठिकाना भी देख लिया था, आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, मगर कोई उसे सही जवाब नहीं दे पाया। किसी को नहीं पता था कि आखिर जिहान अचानक कहाँ गायब हो गया। असलियत ये थी कि जिहान तलाक देना ही नहीं चाहता था, इसलिए वह जानबूझकर अरबाज से छुपता फिर रहा था। वह अपने एक दूसरे दोस्त के घर की छत पर रह रहा था, जिसने मजबूरी समझकर उसे ऊपर रहने की जगह दे दी थी। ऊपर एक छोटा सा कमरा था और बाकी खुली छत, जहां वह चारपाई डालकर रातें गुजारता और आसमान के तारों को देखते हुए अपने उलझे हुए ख्यालों में खोया रहता था। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे जिया का स्पर्श महसूस होने लगता। उसकी खुशबू, उसकी सांसों की गर्माहट उसे बेचैन कर देती। उसका दिल चाहता था कि जिया उसके पास आ जाए, वह उसे अपनी बाहों में भर ले, सारी दुनिया की नजरों से छुपा ले और अपने साथ कहीं दूर ले जाए। मगर उसकी खाली जेब और मजबूर हालात उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। पहली बार वह इतनी गंभीरता से सोच रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। जो लाखों रुपए मिले थे, आखिर वे कब तक चलेंगे? वह जिया को अरबाज के हवाले कैसे कर दे? उसे ये भी डर सताने लगा था कि अगर वह कभी अरबाज की नजरों में आ गया तो वह उसे मार पीट करके जबरदस्ती तलाक दिलवा देगा, और फिर जिया क्यों अपने शोहर, अपने घर और अपने ऐशो आराम को छोड़कर उसके साथ आएगी। इन सवालों और आकांक्षाओं ने जिहान को अंदर से तोड़ दिया था, उसकी रातों की नींद छीन ली थी। दूसरी तरफ जिया भी उतनी ही परेशान और उलझन में थी। अरबाज उसे उसकी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अरबाज कभी भी पूरी तरह उसके करीब नहीं आया था। जब भी वह आता, यही कहकर उसे टाल देता कि तुम अभी छोटी हो, मेरी शिद्दतें सह नहीं पाओगी। जबकि जिया 20 साल की हो चुकी थी। कभी कभी उसके दिल में भी ये ख्वाहिश जोर पकड़ लेती थी कि अरबाज उसके पास आए, उसे कसकर थाम ले और पूरे प्यार से उसे अपना बना ले। जिया बेहद खूबसूरत थी और कई बार अरबाज भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसके करीब आया था, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता था। जिया एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, मगर अरबाज ने उसे अपने दोस्त की शादी में देखा और पहली नजर में पसंद कर लिया था। जब अरबाज का रिश्ता उसके लिए आया तो उसके माता पिता को अपनी बेटी की किस्मत पर नाज हो गया था। बिना देर किए रिश्ता मंजूर हुआ और शादी भी हो गई। मगर शादी की पहली रात ही अरबाज ने ये कहकर जिया के
करीब आने से मना कर दिया था कि वह बहुत छोटी है। ये सच था कि अरबाज और जिया की उम्र में 12 साल का फर्क था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अरबाज उसे बिल्कुल नजरअंदाज करता हो। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता, माथे पर किस करता और उसे अपने सीने से लगाकर देर तक थामे रखता था। मगर बस यही तक। इस अधूरेपन में जिया के जज्बात उसे लगातार तंग करने लगे थे। उसका दिल चाहता था कि अरबाज उसे पूरी दीवानगी से चाहे, उसमें पूरी तरह खो जाए और जिया भी अपने शोहर के प्यार में सब कुछ भुला दे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी जिया अपने जज्बातों के हाथों मजबूर होकर अरबाज के और करीब आने लगती तो वह उसे तुरंत खुद से पीछे कर देता और कहता, अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो। एक बार जिया ने हिम्मत करके अरबाज से पूछ ही लिया, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? उसकी आवाज में उलझन और दर्द साफ झलक रहा था। अरबाज, मुझे अजीब सा महसूस होता है। मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे बहुत करीब आएं। अपनी ख्वाहिशों को जुबान पर लाना उसके लिए आसान नहीं था। शब्द गले में अटक रहे थे। अरबाज कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और तुम अभी बहुत छोटी हो, संभाल नहीं पाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी इन झमेलों में पड़ो। उसकी बातों में एक बनावटी समझदारी थी, मगर जिया कई बार बेबसी सी हो जाती थी। वह रोज अरबाज के लिए सज संवर कर तैयार होती। वह आता तो उसे प्यार से देखता, माथे पर किस भी कर लेता, लेकिन उसके जज्बातों को कभी वैसा सुकून नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। कुछ हद तक जिया इस रिश्ते की गहराइयों से अनजान भी थी। जज्बात परेशान करते थे, पर उसे नहीं पता था कि ये रिश्ता कैसे निभाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। कई बार उसे लगता कि शायद बस जो अरबाज करता है वही सही होगा। एक तरफ वह उसे वह सुख नहीं दे पा रहा था जिसकी वह हकदार थी, और दूसरी तरफ अगर कोई तीसरा आदमी उसे नजर भरकर देख भी लेता तो अरबाज से बर्दाश्त नहीं होता था। वह जिया को यूं छुपाकर रखता था जैसे कोई कीमती चीज हो, मानो कोई उसे उससे छीन ले जाएगा। वह बेहद इनसिक्योर था। जिया को कहीं जाने नहीं देता, वहां तक कि मायके भी अकेले नहीं जाने देता। खुद साथ लेकर जाता, उसके माता पिता से मिलवाकर वापस अपने साथ ही ले आता, ताकि कोई जिया से ये ना पूछ ले कि उसका शोहर उसके साथ कैसा रहता है। वह जिया से भी कहता रहता कि हमारे बीच की बातें किसी को मत बताना, किसी से कुछ मत कहना। वह जानता था कि जिया भोली भाली है और पति पत्नी के रिश्ते की बारीकियों से अनजान है, इसलिए वह उसे अपने ही तरीके से संभाल रहा था। अरबाज उसे हर तरह का ऐशो आराम देता था, लेकिन हकीकत में उसने उसे जैसे कैद करके रखा हुआ था। एक दिन जिया लॉन में बैठी थी कि बाहर क्रिकेट खेल रहे लड़कों की गेंद अंदर आ गई। जिया ने गेंद उठाई, गेट खोला और उस लड़के को लुटा दी। वह लड़का जिया को देखते ही ठहर गया और बोला, मुझसे दोस्ती करोगी? ये सुनकर जिया घबरा गई। ठीक उसी पल अरबाज की गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी। लड़का बार बार कहता रहा, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। ये सुनते ही अरबाज का गुस्सा भड़क उठा। उसने उस लड़के को भी बहुत मारा और गुस्से में जिया के मुंह पर भी थप्पड़ जड़ दिया, ये कहते हुए कि मेरे पीछे से तुम लड़कों से दोस्ती करती हो। जिया बार बार कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर झगड़ा बढ़ता चला गया। जब दूसरा थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा तो उसने दोनों हाथ अरबाज के सीने पर रखकर उसे जोर से धक्का दे दिया और चीख पड़ी, मुझ पर शक क्यों करते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अरबाज बुरी तरह गिर पड़ा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और वो बोला, तुम बार बार मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, इसलिए तुमने दूसरा रास्ता अपना लिया, और मैं ऐसे धोखेबाज लड़की के साथ नहीं रह सकता। जिया का पूरा वजूद कांप उठा। वह अरबाज को देखकर घबरा गई। गुस्से से भरे चेहरे के साथ जैसे ही अरबाज ने कुछ और कहना चाहा, जिया आगे बढ़ी और उसके होठों पर हाथ रख दिया। एक हाथ उसके होठों पर था और दूसरा हाथ इशारे से ना में हिलाते हुए वो कहने लगी, नहीं अरबाज, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो, मगर मैं सच कह रही हूँ, अगर आप किसी भी लड़की पर झूठा इल्जाम लगाएंगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। मैंने आपको धक्का दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर आप भी तो मेरी बात को समझिए ना। वह लड़का सिर्फ अपनी गेंद लेने के लिए आया था,
मैं तो बस उसे गेंद पकड़ा रही थी, उसने खुद ही आगे से बकवास करना शुरू कर दी। क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मेरे जज्बात अगर भड़क रहे थे तो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप मेरे शोहर हैं। आपके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये कहते कहते जिया का सब्र टूट गया था और वह अरबाज के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके आंसू जैसे बरसात बनकर निकल आए थे, मगर अरबाज ने गुस्से से भरी नजरों से उसे देखा और उसके लाल रोते हुए चेहरे से नजरें चुराकर वहां से हट गया। उस वक्त उसके दिल में रहम नहीं, सिर्फ एक शक और गुस्सा था। काफी देर बाद जब उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ तो वह वापस लौटा। तब तक रात के 12 बज चुके थे, लेकिन जिया अब भी वहीं बैठी थी। उसने घर के अंदर कदम तक नहीं रखा था, जैसे खुद को सजा दे रही हो। जब अरबाज को ये एहसास हुआ तो वो बाहर चला आया। जिया लॉन में दीवार से टेक लगाकर बैठी थी, घुटनों पर सिर रखे सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी हालत देखकर अरबाज के कदम खुद ब खुद उसके पास चले आए। उसने उसके कंधों से पकड़कर उसे उठाया और अपने सीने से लगाकर बोला, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं इस तरह हाइपर हो जाता हूँ। आइंदा कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे क़यामत ही क्यों ना आ जाए, तुम मेरे अलावा किसी के लिए गेट नहीं खोलोगी, समझी? जिया सहमी हुई रोते रोते बोली, ठीक है, लेकिन आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? उसके शब्दों में डर, असुरक्षा और बेबसी साफ झलक रही थी। वह मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसे इतना तो पता ही था कि अगर तलाक का दाग उसके माथे पर लग गया तो सिर्फ उसकी बदनामी नहीं होगी, बल्कि उसके पेरेंट्स का जीना भी दुभर हो जाएगा। समाज के ताने, लोगों की बातें और रिश्तेदारों की नजरें, ये सब सोचकर ही उसका दिल कांप जाता था। अरबाज जिया को कमरे में लेकर आया, अपने हाथों से उसके चेहरे और हाथ धुलवाए जैसे अपने गुनाह धो रहा हो, और फिर अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाया। जिया अब भी सोफे पर बैठी अपनी लाल आंखें झुकाए हुए थी, जैसे बोलने की ताकत ही खत्म हो गई हो। जब अरबाज उसे बिस्तर पर ले आया और अपनी बाहों के घेरे में लेकर अपने पास लिटा लिया, तो जिया के दिल में एक उम्मीद सी जागी कि शायद आज की रात वह उसे सच में बीवी होने का एहसास करवाएगा, उसका हक मानेगा और उसके अधूरेपन को पूरा करेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वह उसके बालों में हाथ फेरता रहा और कुछ ही देर में जिया से पहले ही खराटे भरकर सो गया। जिया देर तक छत को देखती रही। उसके मन में सवालों का शोर मचा हुआ था। इस तरह के शक और उलझने उसके दिल में पहले भी आती थी, मगर उस दिन के बाद तलाक के डर से उसने गुस्से में भी अरबाज से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। कुछ ही दिनों बाद जिया को अपने पेरेंट्स की याद बहुत सताने लगी। कई महीने बीत चुके थे और वह अपने मायके नहीं गई थी। एक दिन जब अरबाज का मूड अच्छा था तो उसने हिम्मत करके बात छेड़ी। अरबाज बोला, हाँ क्यों नहीं, एक क्या तुम 10 बातें कहो। जिया मुस्कुराकर उसके पास बैठी, उसकी बाह थामते हुए बोली, कितने महीने हो गए हैं मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिली हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवाने ले जाएंगे? ये सुनते ही अरबाज के माथे पर शिकन आ गई। वो बोला, देखो तुम अब मेरी बीवी हो, अब तुम्हारा मेल जोल मुझ जैसे लोगों के साथ होना चाहिए। मुझे बार बार उन छोटी गलियों में जाना अच्छा नहीं लगता। वो तंग गलियां, मोहल्लों के गंदे बच्चे मेरी गाड़ी देखकर मेरे पीछे दौड़ने लगते हैं, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसके दिल को जैसे किसी ने ठेस पहुंचा दी हो, लेकिन आज उसका आत्मसम्मान भी पूरी तरह जाग चुका था। अगले ही पल वह बोली, अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लगता था तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की? आप तो कहते थे कि आपको मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ये कैसा प्यार है? आप मेरे माँ बाप की बेइज्जती मेरे ही सामने कर रहे हैं और मैं सिर्फ इस डर से चुप थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। जिस तरह से जिया ने ये सब कहा, अरबाज बस उसका चेहरा देखता रह गया। उसे अब साफ साफ महसूस हो गया था कि उसने जिया को बहुत ज्यादा परेशान किया है और अनजाने में ही उसे गहरी तकलीफ दे दी। ये एहसास उसके दिल पर भारी पड़ने लगा था। गुस्से की जगह अब पछतावा उसकी आवाज में झलकने लगा। वह बोला, नहीं जिया, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था, तुम मेरी बात को गलत समझ गई। चलो अब सब बातें छोड़ो, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, हम दोनों अभी तुम्हारे घर चलेंगे। मैं वहीं रहूंगा जितने दिन तुम कहोगी।
ये सुनते ही जिया की आंखों में राहत और खुशी दोनों उतर आई। ऐसा लगा जैसे लंबे समय बाद उसे अपनेपन का एहसास हुआ हो। अरबाज उसे अपने साथ लेकर उसके मायके पहुंचा। पहली बार अरबाज ने वहां पूरा दिन बिताया था। जिया के माता पिता के साथ बैठना, उनके घर का खाना खाना और सामान्य बातें करना, ये सब जिया के लिए बहुत मायने रखता था। उसे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक होने लगा है। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मगर जब अरबाज वापसी के लिए उठने लगा तो जिया की मम्मी ने उसे रोक लिया। उन्होंने भावुक होकर कहा, इतने महीने बाद मेरी बच्ची आई है और तुम कुछ घंटों बाद ही उसे वापस ले जा रहे हो। कुछ दिन के लिए इसे यहीं छोड़ दो। माँ की बातों में ममता थी, शिकायत थी और डर भी। बार बार कहने पर अरबाज को हार माननी पड़ी। उसने कहा कि ठीक है, मैं 2 दिन बाद आकर जिया को यहाँ से ले जाऊंगा। ये कहकर वह चला गया, लेकिन उसके जाते ही हालात ने करवट लेना शुरू कर दिया। पड़ोस में ही रहने वाला जिया का कजन राबिन, जो पहले से ही जिया को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, जैसे ही उसे पता चला कि जिया मायके आई है, वह तुरंत उससे मिलने पहुंच गया। राबिन के दिल में दबे जज्बात आज जुबान पर आ गए। वो बोला, तुमने एक अमीर आदमी के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। सोचो क्या होता अगर तुम मुझसे शादी कर लेती। जिया घबरा गई। वह उसे समझाने लगी, रॉबिन, मुझसे ऐसी बातें मत करो। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शोहर को तुम नहीं जानते, उनका गुस्सा बहुत तेज है। वो अभी उसे समझा ही रही थी कि दूसरी तरफ अरबाज का दिल भी बेचैन हो उठा था। उसने भले ही 2 दिन रुकने की बात कही थी, लेकिन अब उससे 1 घंटा भी जिया से दूर रहा नहीं जा रहा था। बेचैनी और शक ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वह बिना बताए उसे सरप्राइज देने के लिए अचानक उसके मायके पहुंच गया। मगर जैसे ही उसकी नजर आंगन में रॉबिन और जिया पर पड़ी, उसका खून खोल उठा। उसे रॉबिन के शब्द साफ सुनाई दिए, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, काश तुम मेरी हो सकती। ये कहते हुए रॉबिन ने जिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। ये दृश्य अरबाज के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं था। गुस्से में अंधा होकर वह रॉबिन पर टूट पड़ा। उसने वहीं उसे पकड़ लिया और अपने भारी भरकम हाथों से उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। कुछ ही पलों में रॉबिन की नाक की हड्डी टूट चुकी थी। घर के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अरबाज जिया को जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए वहां से ले गया। पूरे रास्ते वह उस पर चीखता चिल्लाता रहा, उस पर जैसे पागलपन सवार हो गया हो। डर के मारे जिया लगातार रोती रही और कहती रही, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए कोई गलत फैसला मत कीजिएगा। लेकिन अरबाज एक ही बात दोहराता रहा, हर बार ये गलत फहमियां और इत्तेफाक मेरे सामने ही क्यों आते हैं। पता नहीं कितने आशिक बना रखे हैं तुमने। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। घर पहुंचते ही अरबाज का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने दरवाजा बंद करते ही सबसे पहले अपनी शर्ट उतारकर गुस्से में एक तरफ फेंक दी, जैसे उसके भीतर जमा सारा जहर बाहर निकल रहा हो। इसके बाद उसने जिया का दुपट्टा झटके से खींचकर अलग फेंक दिया और उसके बालों से जकड़कर उसे अपने सामने खींच लिया। जिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसने लगे। हर थप्पड़ के साथ उसके अंदर का डर और टूटन और गहरी होती चली गई। उसकी नाक से खून की एक पतली लकीर बह निकली थी, मगर अरबाज को उस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुस्से में चिल्लाते हुए वह बोला, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है मैं नामर्द हूं जो चुपचाप चूड़ियां पहनकर ये सब होता देखता रहूं? हरगिज नहीं। तुम्हारी औकात वही गली मोहल्ले के उस सो कॉल्ड रॉबिन की है। उसके शब्द जिया के दिल को चीरते चले जा रहे थे। वह उसे लगातार अपमानित करता रहा और फिर गुस्से की हद पार करते हुए चिल्लाया, मैं अभी इसी वक्त पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने चीख चीख कर तलाक के शब्द दोहरा दिए। उसकी आवाज इतनी ऊंची और खौफनाक थी कि उस महल जैसे घर की दीवारें तक कांप उठी। जिया वही सन रह गई, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से वह सीधे अपने कमरे में चली गई। उस पल उसे महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो। सपने, भरोसा, रिश्ता, सब कुछ एक ही झटके में बिखर गया था।
वह फूट फूट कर रोते हुए अपना सामान पैक करने लगी। हाथ कांप रहे थे, दिल दहशत से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ में मौजूद डायमंड रिंग उतारी, फिर गोल्ड नेकलेस और डायमंड टोपस भी उतारकर एक तरफ रख दिए। उसका बस यही ख्याल था कि कहीं कल को उसका शोहर उस पर ये इल्जाम ना लगा दे कि वह उसकी महंगी चीजें चुरा कर ले गई। अरबाज ने गुस्से में जिया को तलाक तो दे दिया था, मगर अब उसके दिल में अजीब सा पछतावा घर करने लगा था। वह बेचैन होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगा और बार बार यही सोचता रहा कि इतनी हसीन खूबसूरत बीवी को वह अपने हाथों से खुद से कैसे दूर जाने दे सकता है। ये ख्याल आते ही वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जिया उस वक्त बैग पैक कर चुकी थी। जैसे ही वह बैग उठाकर बाहर निकली, अरबाज ने झपटकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और हड़बड़ाहट में कहने लगा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मगर जिया उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। रोते हुए कांपती आवाज में वह बोली, बस बहुत हो गया, मेरा आपसे अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं आप जैसे शक्की इंसान के साथ नहीं रह सकती। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगी, अरबाज ने सख्त लहजे में कहा, खबरदार जो इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला। जिया ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मेरा अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। मगर अरबाज ने अपने मन में ठान लिया था कि अब उसे क्या करना है। जब तक इद्दत पूरी नहीं हुई, उसने जिया को अपने ही कमरे में बंद करके रखा। वह उससे दूरी बनाए रखता, मगर उसकी हर जरूरत का इंतजाम करता रहा। जिया अरबाज के इस अजीब और खौफनाक पागलपन से पूरी तरह सहम चुकी थी। एक दिन अरबाज ने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें दोबारा अपनाना चाहता हूँ, बस एक रात की ही बात है। तुम हलाल के लिए एक रात किसी और मर्द के साथ गुजारोगी और उसके बाद मैं तुमसे दोबारा निगाह कर लूंगा। ये सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी भर आया। वह तीखे स्वर में बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम हूँ? मैं कभी हलाल नहीं करूंगी। आपको हलाल के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। मगर जिया को इस तरह जवाब देते देख अरबाज आपे से बाहर हो गया। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। वह उस पर सख्ती करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर खुद को संभाल लिया। वह ठंडी आवाज में बोला, देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे पूरे वजूद पर मेरा हक है, इसलिए चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मेरे सामने फालतू की बकवास मत करो। वह उसे खामोश कर चुका था। इस तरह जिया शादीशुदा होते हुए भी जिहान की बीवी बनकर कुंवारी लड़कियों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर थी। एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अभी तक जिहान का कोई पता नहीं चला था। अरबाज गुस्से और बेचैनी में एक पल भी चैन से नहीं बैठ पा रहा था। उसने अपने खास आदमियों को सख्त हुक्म दे दिया था कि जाकर उसे ढूंढ कर लाओ, चाहे वह जिंदा मिले या मुर्दा। अगर वह कोई चालाकी दिखाए तो बेझिझक गोली मार देना, कम से कम जान तो छूट जाएगी। उसे बस अपनी बीवी चाहिए थी, चाहे वह तलाकशुदा बनकर लौटे या बेवा बनकर। कमरे के दरवाजे के पास खड़ी जिया अरबाज के ये शब्द सुनकर वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। वह चाहकर भी उन लम्हों को भूल नहीं पा रही थी जब जिहान उसके करीब आया था। उसने अपने वजूद पर उन जज्बातों की शिद्दत को महसूस किया था। यह यादें उसे अंदर तक कंपा देती थी। उधर जिहान भी पिछले एक हफ्ते से जैसे आग की भट्टी में जल रहा था। उसके दोस्त उसे बड़े हाथ मारने की बातें कर रहे थे। वे बाजार में खड़े थे, तभी दो मोटी औरतें अपने कंधों पर पर्स टांगे गुजर गई। उनमें से एक औरत के पर्स की जिप खुली हुई थी। उसका दोस्त बोला, अभी हाथ साफ करते हैं, इसे पता भी नहीं चलेगा, आज तो पार्टी पक्की है। मगर जिहान का दिल हर चीज में उब चुका था। उसके अंदर बार बार तूफान की तरह एक ख्वाहिश उठती थी, वह एक बार फिर उस लड़की के करीब जाए और उसे महसूस करे। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह वहां से निकल आया। उसे खबर मिल चुकी थी कि अरबाज सेठ उसे पागलों की तरह जिंदा या मुर्दा ढूंढ रहा है। वह जानता था कि दिन दिहाड़े जिया के पास जाना मतलब खुद को पकड़वाना है, इसलिए जैसे ही रात का अंधेरा हर तरफ फैल गया, आधी रात होते ही वह उसके घर के पास पहुंच गया।
दीवारें फांदना और पाइपलाइन के सहारे घरों में घुसना उसका पुराना काम था। वह दीवार फांदकर खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और घर के पिछले हिस्से से होते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां जिया रहती थी। सब कुछ उसने बेहद सावधानी से किया। जब वह खिड़की के पास पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर वहीं ठिठक गया। पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था और सामने डरी सहमी जिया बैठी थी। अरबाज सख्ती से उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा था। जिहान ने जिया को अरबाज के साथ उस डरी हुई हालत में देखा। अरबाज गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसकी आंखों में नफरत और शक की आग जल रही थी। वह दहाड़ते हुए कहने लगा, उस जिहान के बच्चे को मैं हरगिज नहीं छोड़ने वाला। तुमने ना जाने अपने हुस्न के कौन कौन से जाल में उसे फंसा लिया कि वह तुम्हें तलाक दिए बिना ही यहाँ से भाग गया। वह कमरे में चक्कर काटते हुए अचानक रुक गया, जैसे किसी नए ख्याल में उसके दिमाग में दस्तक दी हो। वह तीखे लहजे में बोला, 1 मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद ही उसे यहाँ से भगा दिया हो ताकि मुझसे दोबारा शादी ना करनी पड़े। यही तो तुम चाहती थी ना कि मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। वह खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था, जैसे उसके मन में शक की जड़ें और गहरी होती जा रही थी। खिड़की के पास खड़ा जिहान चुपचाप ये सब सुन रहा था। जिया घबराई हुई कांपती आवाज में बोली, मेरी जिंदगी के हर फैसले तो आप ही करते आए हैं। आप ही उसे यहाँ लेकर आए थे, मुझसे निगाह करवाकर आप ही उसे मेरे कमरे में भेजे थे। पूरी रात मैंने किस हाल में गुजारी ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और अब आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, वो लड़का मेरे लिए हमेशा से अजनबी रहा है। मगर अरबाज ने उसकी बात सुनने की बजाय उसे सख्त निगाहों से घूरते हुए धमकाया, देखना मैं उस जिहान का क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वह दरवाजे को बाहर से लॉक कर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिया ने रोशनी बुझा दी और बिस्तर पर लेट गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे इस तरह रोता देखकर खिड़की के पास खड़े जिहान का दिल भी भारी हो उठा। उसने मन ही मन अरबाज को कोसा, इसे तो कोई मुफ्त में 4 थप्पड़ भी ना लगाए। इतनी खूबसूरत बीवी मिली है और कदर ही नहीं। जिया की सिसकियों ने उसके दिल में कुछ अजीब सा जगा दिया। उसी पल उसने ये पक्का फैसला कर लिया कि वह जिया को यहाँ से लेकर जाएगा। वह उसकी बीवी थी और अरबाज चाहे जितना चालाक क्यों ना हो, जिहान की चालाकी के सामने उसकी होशियारी कुछ भी नहीं थी। उसने खुद से कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी स्वीट वाइफ। जिहान ने धीरे से खिड़की खोली और दबे पांव अंदर दाखिल हो गया। कमरे में हल्की सी आहट हुई तो जिया चौंक कर उठ बैठी। इससे पहले कि वह डर के मारे कुछ बोल पाती, जिहान ने फुर्ती से उसके होठों पर हाथ रख दिया। सामने एक बार फिर इस हलाल के शोहर को देखकर वह कांपने लगी, मगर जिहान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और धीमी आवाज में बोला, हेलो मेरी स्वीट वाइफ, कैसी हो? यकीनन तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो कितनी लंबी उम्र है मेरी। तुमने मुझे याद किया और मैं चला आया, अपनी सपनों की शहजादी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। ना जाने क्यों, मगर जिया ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली, जैसे उसे कोई सुरक्षित ठिकाना मिल गया हो। ये एहसास कि वह जिहान की बीवी है उसके दिल को अजीब सी तसल्ली दे रहा था। जब जिहान ने उसके मुंह से हाथ हटाया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तलाक क्यों नहीं दिया? अरबाज तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जानते हो अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या करेगा? उसने घबराकर कहा, अच्छा यही है कि मुझे तलाक दे दो और यहाँ से चले जाओ। मगर जिहान उसे गंभीर निगाहों से देखकर बोला, क्या सारी जिंदगी तुम यहाँ इस जालिम इंसान के साथ रहकर तकलीफें सहना चाहती हो? क्या यही तुम्हारी किस्मत है? वह आगे बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझ जैसा इंसान तुम्हें मिल रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। जो रूखा सूखा खुद खाऊंगा वही तुम्हें भी खिलाऊंगा। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई, लेकिन अगर तुम इस आदमी के साथ रहना चाहती हो तो जिसने तुम्हें एक बार तलाक दिया है तो याद रखो वह दोबारा भी देगा, बार बार देगा। आज मैं था, कल कोई और होगा। यह सुनते ही जिया की रूह कांप उठी। वह इस कैद खाने से निकलना चाहती थी। तुरंत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जिहान मुस्कुराया, बस तुमने हाँ कर दी,
अब देखो उस अरबाज के बच्चे को मैं कैसे मजा चखाता हूँ। उसने उसे अपने साथ लिया और जिस रास्ते से खुद आया था उसी रास्ते से बड़े एहतियात से जिया को भी बाहर उतारा। पहले उसे अपनी बाहों में थामकर दीवार पार करवाई, फिर खुद भी छलांग लगाकर बाहर आ गया। दोनों तेजी से भागते हुए उस घर से बहुत दूर निकल गए। हांफते हुए जिया एक जगह रुक गई और सहारा लेकर खड़ी हो गई। कांपती आवाज में पूछा, अब आगे क्या? हम कहाँ जाएंगे? उसके चेहरे की उड़ती रंगत देखकर जिहान को झटका लगा। उसने इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने एक दोस्त के घर ले गया। फोन पर वह पहले ही ऊपर वाले पोर्शन की चाबियां मांग चुका था। वहां कमरा तैयार था। जिया फिर भी डरी हुई बोली, अरबाज हम तक पहुंच तो नहीं जाएगा ना? जिहान ने उसे तसल्ली दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, वह उसे फ्रेश होने भेज देता है। जिया सिर्फ 2-3 जोड़े कपड़े ही साथ लाई थी। जब वह फ्रेश होकर बाहर आई तो सामने बैठे जिहान की नजरें उसके पूरे वजूद पर ठहर गई। वह आगे बढ़ा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और जैसे जैसे उसे थामे रहा वैसे वैसे खुद उसमें खोता चला गया। आज की रात जो कि आधी बीत चुकी थी वह उसके साथ रंगीन बनाना चाहता था, मगर वह फौरन उससे पीछे हटने लगी। वह कहने लगी, प्लीज मेरे करीब मत आओ, मुझे इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त तो दो। इस वक्त मेरे क्या हालत है, क्या आप समझ नहीं रहे? वह जिस अंदाज में बोली थी जिहान उसे देखने लगा। वो कहने लगा, क्या मतलब? कैसी हालत है? तुम मेरी बीवी हो, अपने पास ले आया हूं मैं तुम्हें। अब पहली पहली शादी है, इतनी खूबसूरत बीवी है, थोड़ा वक्त तो बिताने दो। मैं कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। उस वक्त तो समय ही कम था, मैं ठीक से कुछ कर ही नहीं पाया। जिया को लगा जैसे वह कोई कठपुतली या खिलौना है जो 2 मर्दों के बीच इस्तेमाल हो रही है। जिहान मोहब्बत से वाकिफ नहीं था। उसके लिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ एक दूसरे के साथ हक वसूल करना और हर रात एक दूसरे में खो जाने का ही नाम था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि शादी क्या होती है और प्यार के असली नियम क्या है। जब उसने जिया को बाहों में भरकर जोर जबरदस्ती से पास आने की कोशिश की, उसके होठों को छूना चाहा, तभी जिया की सिसकियां सुनकर वह एकदम रुक गया और शांत हो गया। उसका जमीर उसके अंदर ही अंदर कोसने लगा। तुम ये सब क्या कर रहे हो? वह झट से उससे दूर हट गया था। ये पहली बार था उसे यूं रोता देखकर। उसने उसका चेहरा थाम लिया और गालों से आंसू पोंछने लगा। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरा पास आना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मगर रोना तो बंद करो। देखो तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। जब तुम रोती हो ना तो तुम्हारी ये छोटी सी नाक लाल हो जाती है और तुम्हारी आंखें और ये सफेद गाल रोने पर गुलाबी हो जाते हैं और मेरा दिल करता है कि बस मैं पागल हो जाऊं तुम्हारे लिए। प्लीज तुम मत रोया करो, वरना मुझसे खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। वह उसे कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। जबरदस्त भूख और प्यास से उसका गला सूख चुका था। वह जानता था कि जिया को भी भूख लगी होगी। रात के इस वक्त ना जाने कहां से वो खाने के लिए 2 बर्गर और पानी की बोतल लाया, जिसे खाने के बाद जिया जल्दी से बिस्तर पर सिमट कर सो गई थी। वह तो यही सोच रही थी कि शायद जिहान इसी मकान में रहता है। जिया को उसकी जिंदगी में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि उसने चोरी चकारी छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया था। उसने तय कर लिया था कि अब बस मेहनत करेगा, ऐसा काम करेगा जिससे सही और ईमानदारी की कमाई वह अपनी बीवी को खिला सके। ये भोली भाली लड़की भला चोरी के पैसे पर पलने वाली थोड़ी थी। शाम को जब वह वापस आया तो अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर आया था। उन पैसों से वह किचन का सामान लेकर आया। उसका दोस्त बार बार कह रहा था, देख इस महीने का किराया तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद तुझे पैसे देने ही होंगे, समझा? मुझे घर वालों को भी जवाब देना होता है। वैसे भी तेरी बीवी तेरे साथ है, इसलिए तुझे यहाँ रहने दे रहा हूँ, वरना तुझ जैसे आवारा लड़कों को तो मैं ये कमरा कभी भी नहीं देता। जिया अंदर बैठी ये बातें सुन रही थी। जब जिहान कमरे में आया तो वह कहने लगी, आप अब क्या काम करते हैं? वह उदास होकर कहने लगा, कुछ खास नहीं, बस यही छोटी मोटी चोरियां और लोगों के छोटे मोटे काम कर देता हूँ। ये सुनकर जिया के माथे पर शिकन आ गई। वह कहने लगी, तो आपके मम्मी पापा भाई बहन कहाँ हैं? वो हल्का सा मुस्कुराकर कहने लगा,
एक बहन थी मेरी, मम्मी पापा भी थे, लेकिन सब एक एक्सीडेंट में मारे गए। सिर्फ मैं बचा हूँ। चाचा की मार खाकर मैंने सालों पहले उनका घर भी छोड़ दिया था। तब से यूं ही आवारा घूमता फिर रहा हूँ। जिया समझ गई थी कि उसके ऊपर बड़ों का साया नहीं था, इसलिए दुनिया ने उसे बुरा बना दिया। उसकी जिंदगी में जो भी आया, चाहे वह अच्छा इंसान था या बुरा, उसने सबसे कुछ न कुछ जरूर सीखा। इस तरह वह अच्छी राह से काफी भटक चुका था, मगर जिया के लिए अब वह धीरे धीरे खुद को बदल रहा था। जिया के बार बार मना करने पर दोबारा वह जिया के करीब नहीं आया था। जिहान अब पूरी तरह से बदल रहा था और जिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। एक रात वह एक दुकान पर काम खत्म करके मजदूरी लेकर घर आया था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई थी। इस कमरे की छत अभी कच्ची थी, इसलिए तेज तूफान बारिश में जिया के बिस्तर पर छत टपकने लगी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। वैसे भी वह बारिश और बादलों के गरजने से बहुत डरती थी। वह तुरंत उठकर जिहान के बिस्तर के पास चली गई। कांपते हाथों से उसे हिलाकर कहने लगी, जिहान देखो ना, बादल गरज रहे हैं। वह नींद में ही कहने लगा, हाँ तो बादलों का काम है गरजना, गरजेंगे नहीं तो और क्या ढोल बजाएंगे। उसके यूं कहने पर वह अंदर तक तड़प गई थी। उसे बाजू से हिलाकर कहने लगी, देखो अंधेरा हो गया है, मुझे डर लग रहा है। उसने नींद में ही उसे हाथ से खींचकर अपने करीब लिटा लिया था। उसे अपनी बाहों में लेकर कहने लगा, अच्छा मेरे पास आ जाओ, तुम्हें डर नहीं लगेगा। वह खुद को उससे छुड़वाने लगी, मगर एक बार फिर उसने खराटे भरना शुरू कर दिया था। ना जाने क्यों उसकी बाहों में आकर एक अजीब सा सुकून उसके पूरे वजूद में फैलने लगा। धीरे धीरे उसने भी अपना घेरा जिहान के चारों ओर कस लिया। जिहान जैसे ही नींद से थोड़ा जागा, इस खूबसूरत लड़की को अपने करीब देखा तो उसके जज्बात भड़क चुके थे। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी और अंदर वह जिया पर बरस रहा था। पूरी रात उनकी यूं ही गुजर चुकी थी, मगर आज वह शिद्दत और जुनून उसे महसूस नहीं हुआ था जो पहली बार हो रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला तो वह तुरंत उसके घेरे से निकलने लगी, मगर जिहान ने उसे हाथ से पकड़कर खुद पर गिरा लिया था। वह कहने लगा, क्या हुआ? अब तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है, अब भी नाराज होकर क्यों जा रही हो? प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो ना, ताकि मुझे लगे कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। वह शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाकर हंसती हुई वॉशरूम में चली गई। वह अंदर तक जैसे खुशी से भर चुका था। दोनों के बीच की दूरी काफी हद तक सिमट चुकी थी। जिया कहने लगी कि जब तक तुम्हें किसी अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक क्या मैं किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूं या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं? इससे तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। मगर वह गुस्से से मना कर चुका था। हरगिज नहीं, तुम बस घर में रहोगी, जो भी मैं कमा कर लाऊंगा वो तुम चुपचाप खाओगी, समझी? मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को तरह तरह के लोग देखें। उसकी इस बात पर वह चुप सी हो गई। जो कुछ अरबाज ने उसके साथ किया था, जिहान ने तो सही मायने में उसका शोहर होने का हक अदा कर दिया था। प्यार दोनों तरफ था और दोनों जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। दोनों ही भूल चुके थे कि अभी अरबाज नाम का एक खतरनाक दरिंदा उनकी जिंदगी में मौजूद है, जो पिछले 1.5 महीने से उन दोनों को ढूंढने के लिए पागल हो रहा था। जिया अपने मम्मी पापा की याद में बहुत तड़प रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अरबाज वहां जाकर जरूर कोई हंगामा कर चुका होगा और उसके माँ बाप को भी ये सच्चाई पता चल चुकी होगी कि जिया वहां से चली गई है। इसी परेशानी में उसने जिहान से कहा कि वह अपने मम्मी पापा से मिलने जाना चाहती है और वह तुरंत राजी हो गया। उसी शाम वो दोनों उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रहे थे। तभी घर के बाहर अरबाज के भेजे हुए जासूसों ने उन्हें देखते ही तुरंत अरबाज को खबर दे दी थी। वह जहां अपने मम्मी पापा से मिलकर उन्हें पूरी हकीकत बता रही थी, वहीं वे जिहान का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने उनकी बेटी को उस जालिम इंसान के हाथों से बचा लिया। कुछ देर मिलने के बाद जैसे ही वो दोनों टैक्सी में बैठकर वापस अपने किराए के घर जाने के लिए निकले, तभी एक काली गाड़ी उनके उस टैक्सी के सामने आकर खड़ी हो गई और अगले ही पल अंधाधुंध गोलियों की बरसात होने लगी। गाड़ी से निकलकर गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अरबाज था।
कांच के टुकड़े टूटकर हर तरफ बिखरने लगे थे। गोली सीधे ड्राइवर को लगी थी और गाड़ी अनकंट्रोल होकर एक पेड़ में जा टकराई थी। सामने की सीट पर बैठे जिहान की तरफ कांच के टुकड़े जोर से लगे थे। जिया दर्द से चीख उठी थी, जिहान उठो प्लीज जिहान, होश में आओ। मगर जिहान बेहोश लेटा था। अरबाज आगे बढ़ा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने जिया को गाड़ी से बाहर जबरदस्ती खींच निकाला। फिर अपनी गाड़ी में लाकर पटक दिया और तेजी से गाड़ी भगा दी थी। वह चीख चीख कर जिहान का नाम ले रही थी, जिहान प्लीज उठो, मुझे बचाओ, यह आदमी मुझे लेकर जा रहा है। जिहान तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरबाज अंदर तक जलकर रह चुका था। इतने महीनों तक वह उसके साथ रह रही थी, लेकिन यह दीवानगी और तड़प उसने कभी उसके लिए तो नहीं दिखाई थी। उसने गुस्से से जिया का सिर पकड़कर डैशबोर्ड पर दे मारा और कहने लगा, ओ धोखेबाज, आखिर में अपना असली रंग दिखा ही दिया ना तुमने। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली इज्जत और तकलीफ क्या होती है। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जीते जी मर जाएगी। हाँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपना कैदी बनाकर रखना चाहता था। भले ही तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी ना कर सकूं, मगर तुम्हें अपने घुटनों पर झुककर हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। अरबाज नामर्द था। उसके अंदर औरत के करीब जाने की ख्वाहिश बिल्कुल मौजूद नहीं थी, मगर अपने इसी पागलपन और जलन में वह एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। घर लाकर उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया और अपने मजबूत वजूद वाले 2 सिक्योरिटी गार्डों को भी बुला लिया। खुद वह सामने सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, बहुत शौक है ना तुम्हें जज्बातों के खातिर और मर्दों के पास जाने का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी सारी तड़प मैं आज पूरी करवाता हूँ। तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। ये कहकर उसने जिया के मुंह पर कई जोरदार थप्पड़ मारे। जिया सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। सामने 2 मजबूत मर्दों ने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंकी और जिया के करीब आने लगे। इससे पहले कि वे कुछ भी कर पाते, गोलियों की आवाज गूंजी और उसके बाद पुलिस घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। तुरंत ही अरबाज और उसके दोनों आदमियों को पकड़ लिया गया। जिया घबराकर जिहान का नाम ले रही थी, तभी जिहान वहां पर आया। वो जख्मों से चूर था, मगर गुस्से से बेकाबू था। आगे बढ़कर उसने अरबाज को पकड़ा और अनगिनत मुक्के उसके मुंह पर मारे थे। अरबाज के सामने के दांत टूट चुके थे। पुलिस उसे पकड़कर ले गई और जिया जिहान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। कुछ घंटों के बाद ही वो दोनों वापस घर आ चुके थे। जिस तरह दिन रात उसने अपने शोहर की सेवा की थी, जिहान तो जैसे बहुत खुश हो चुका था। कुछ वक्त लगा था, मगर दोनों अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुके थे। जिहान ने अपने एक दोस्त से बात करके एक सेकंड हैंड टैक्सी ले ली थी और वह टैक्सी चलाने लगा। वहीं जिया ने कुछ ऑनलाइन कोर्स करने के बाद घर बैठे हर्बल प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में दोनों इतनी तरक्की कर चुके थे कि उनके पास अपना छोटा मगर खुशियों से भरा हुआ घर था। जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी और सबसे बढ़कर दोनों के बीच सच्ची मोहब्बत थी। वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब डॉक्टर ने ये बताया था कि जिया माँ बनने वाली है। जिहान की तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वे कहने लगा, डॉक्टर बेटा है या बेटी? डॉक्टर हंस पड़ी और कहने लगी, अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, ये राज तो कुछ महीनों बाद ही खुलेगा। मगर वह इस कदर बेचैन हो रहा था, कहने लगा कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर लड़का है तो लड़के की शॉपिंग करना शुरू कर दूं, और अगर बेटी है तो बेटी के लिए मैं अभी से ही खिलौने, कपड़े और चीजें खरीदना शुरू कर दूं। ये सुनकर उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही जब डॉक्टर ने बताया कि जिया जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। 9 महीने के बाद उसने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया था। दोनों की जिंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।